बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं VOJ का प्रोग्राम पस मंज़र। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद विरक। नाज़रीन इकराम, जैसा कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 8 फरवरी 2024 को मुल्क भर में आम इंतखाबात का इनेकाद हो रहा है। इस वक्त तमाम सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में आम तासर ये है कि उन्हें एक डील के ज़रिए बुलाया गया है और यकीनन इसमें रत्ती भर भी कोई शाइबा नहीं कि वो वाकई एक डील के नतीजे में यहाँ पाकिस्तान आए हैं। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ बलूचिस्तान से शुरू किया है। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने बलूचिस्तान का दौरा किया और इस मौका पर उन्होंने बाप यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ इत्तेहाद किया है। इससे पहले MQM का वफद भी लाहौर में उनसे मुलाकात कर चुका है। मियां नवाज शरीफ की इस वक्त पूरी कोशिश है वो 2024 के इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान के चौथी बार प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो सके। वो इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ जमातों से इत्तेहाद कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि MQM का वफद भी उनसे मुलाकात करके आया है। उनसे भी उन्होंने कुछ अहद-ओ-पैमां किए हैं। यकीनन MQM सिंध के शहरी इलाकों की जमात है और वो अच्छी खासी हमेशा से सीटें कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की लेती रही हैं और इस बार भी उन्हें यकीन है कि वो अच्छी खासी सीटें हासिल कर पाएंगे। गुज़श्ता इलेक्शन में बहरहाल MQM को वो मैंडेट नहीं मिला था जो गुज़श्ता तमाम इंतखाबात में वो हासिल करते रहे हैं। लेकिन एक खबर के मुताबिक बलूचिस्तान के दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं ने सियासतदानों ने को 50 से ज़ायद मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत इख्तियार करने का भी ऐलान किया है। जहाँ तक पाकिस्तान की अदालतें हैं तो अदालतों से भी मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अच्छा खासा रिलीफ मिल रहा है और धड़ाधड़ उनकी तमाम केसेस में जमानतें हो रही हैं। गुज़श्ता हफ्ते अगर हम नज़र डालें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़्यादातर केसेस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से ज़ेर समात रहे हैं और इस दौरान चंद एक ही केस ऐसे होंगे जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुना हो। दूसरी जानब पाकिस्तान की चारों सूबों की जंजीर जो एक ज़माने में हुआ करती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी अपनी पूरी शद्दोमत से कोशिशों में जारी है और खासी मुतहरिक नज़र आ रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुख्तलिफ मकामात पर ख़ासतौर पर सिंध के शहरों में बिलतरतीब वो सियासी मुहिम जारी रखे हुए हैं और बड़े बड़े जलसों से खिताब कर रहे हैं। इसके साथ साथ PTI की बाकियात यानी बाकियात से मुराद मेरी वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई है, वो भी बड़ी पुरुम्मीद दिखाई दे रही है और वो इस सिलसिले में खासी मुतहरक नज़र आ रही है। PTI की क़यादत फ़िलहाल मंजर से गायब नज़र आती है और उसकी वजह पूरा पाकिस्तान जानता है कि PTI के चेयरमैन इमरान खान समेत तमाम बड़ी क़यादत को इस वक्त दीवार के साथ लगाया जा चुका है। आइंदा चंद हफ्तों में PTI के लिए कोई मुस्बत इम्कानात अगर पैदा होते हैं तो उसके बारे कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहरहाल सिंध से अपनी उसी पुरानी रवायत के मुताबिक अच्छी खासी सीटें लेने में कामयाब ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध में खास तौर पे वोट जो है वो नजरियाती वोट है, जिसको अगर वो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बेहतर हो या ना हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी साहबजादी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की वजह से उन्हें वोट देती है। सिंधी अवाम के नज़दीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा वो किसी दूसरी जमात में जाना पसंद नहीं करते। अलबत्ता कुछ ऐसी जमातें जो आप ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती हैं, उनका वोटर मखसूस वोटर है जो उनके नज़रियात पे, जैसे GM सैयद की पार्टी है या दीगर सियासी लोग हैं, या इसी तरह फंक्शनल मुस्लिम लीग है, पीर पगाड़ा ग्रुप जो है, उनका भी आपको पता है कि उनका भी एक ख़ास वोट, वो आप नज़रियाती वोट नहीं कह सकते, बल्कि वो एक पीरी मुरीदी के हवाले से उनका वोट बैंक है। जो उनके मुरीदैन हैं वो उनको वोट का कास्ट करते हैं, ख़ास तौर पे चंद एक अजला जहाँ से पीर पगाड़ा साहब का एक अच्छा असर और रसूख है, और माजी में भी वहाँ से वो अच्छी खासी सीटें निकालते रहे हैं, वही उनके रवायती सीटें उनको मिल सकती हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सबसे मुश्किल जो टास्क है वो कराची में है। कराची में लोग उनसे नाखुश हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी 15 साला सूबाई हुकूमत के दौरान कराची के मसाइल पर वो तवज्जो नहीं दी जो कराची के अवाम चाहते थे। मसलन कराची के अवाम को सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त दरपेश है वो है पानी का। कराची में पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। साफ़ पानी तो क्या, आम पानी भी मुयस्सर नहीं है। इसी तरह कराची के पूरे यानी 7 ज़िलों पर मुश्तमिल कराची शहर, जिसकी आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ से ज़ायद है, अलबत्ता मरदमशुमारी में हमेशा कराची को कम दिखाया जाता रहा है, और इस दफ़ा तो बहुत सारे अजला से ये शिकायत मौसूल हुई हैं कि वहाँ की मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं की गई। लेकिन कराची के हवाले से हमेशा से मरदमशुमारी गलत होती रही है। इस वक्त 3.5 करोड़ से ज़ायद की आबादी के शहर में सिर्फ 22 सीटें हैं, जो गुज़श्ता इंतखाबात में 20 सीटें थी। अब इन 20 सीटों में से जो माजी में जो नताइज आते रहे हैं उसमें ज़्यादातर MQM की सीटें रही हैं। MQM का वोट बैंक भी आपको पता है कि वो नज़रियाती वोट है। वो महाजर बेस पे वो MQM को वोट कर देते हैं। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और दीगर जो मजहबी जमातें हैं उनका भी बहरहाल वोट बैंक है, लेकिन जहाँ तक सीटों के हवाले से ताल्लुक़ है तो वो ज़्यादातर MQM की रही हैं। गुज़श्ता इंतखाबात में बहरहाल उनको कम सीटें मिली थी। उसकी वजह शायद ये थी कि पुरानी MQM जो महाजिर कौमी मूवमेंट होती थी, बाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो गई, लेकिन उसको हेड करते थे अल्ताफ़ हुसैन। जब उन्होंने एक मौके पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ बातें की तो उसके नतीजे में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बन गई। तो शायद ये वजह थी कि गुज़श्ता इंतखाबात में उनका वोट बैंक कुछ कम हुआ। लेकिन इस दफ़ा नज़र आ रहा है कि जिस तरह जो MQM के मुंतशिर ग्रुप थे वो सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो लगता ये है कि आने वाले 2024 के इंतखाबात में MQM अपनी साबका पोजीशन पे वापस आ जाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शायद
جو 2-3 سیٹیں کراچی سے ملا کرتی تھیں یا اس وقت بھی ہیں، وہ شاید حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے 15 سالہ صوبائی دور حکومت میں کراچی کے عوام کو کچھ ڈلیور نہیں کیا۔ کراچی اس وقت تقریباً کھنڈرات بن چکا ہے، یہاں سیوریج سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے، واٹر سپلائی کا فقدان ہے، واٹر سپلائی نہیں مل رہی۔ آبادی کا جہاں تک تعلق ہے، کراچی کی آبادی روز افزوں بڑھتی جا رہی ہے، لیکن پلاننگ ایسی نہیں کی گئی کہ جس کے مطابق وہ تمام سسٹم جو عوام کو سہولیات فراہم کرتا ہے ان کو انہانس کیا جائے، ان کو بڑھایا جائے۔ ان کی جو مثال کے طور پہ جب بھی کوئی کالونی بنائی جاتی ہے تو اس کا ایک ماسٹر پلان بنایا جاتا ہے کہ آج اگر اس کالونی کی آبادی اگر 10 لاکھ ہے تو آئندہ 10 سالوں میں یا 20 سالوں میں یہ 20 یا 30 لاکھ ہوگی۔ تو اسی حساب سے باقاعدہ پلاننگ کی جاتی ہے، سیوریج سسٹم بنایا جاتا ہے، واٹر سسٹم جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، اسی طرح دیگر جو بھی عوامی سہولیات کے لیے چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری پلان کی جاتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے کہ پورے پاکستان کو جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے معاملے میں ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے اور ان کو صحیح طریقے سے پلان نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بلدیاتی مسائل جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور بلدیاتی مسائل کا تعلق جو ہے وہ وزارت بلدیات سے ہے، اور وزارت بلدیات جو ہے وہ صوبوں کے انڈر ہوتی ہے۔ لیکن جب حکومت بن جاتی ہے صوبائی یا قومی تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ سارے کام جو ہیں یہ ہمارے ذریعے کروائے جائیں یا ہمارے ذریعے ہوں اور ہمیں یہ فنڈ دیا جائے، حالانکہ پوری دنیا میں وہ شہری نظام جو ہے وہ شہر کے ہی زیر نگرانی ہوتا ہے، اس کی میئرشپ ہوتی ہے، اس کو فنڈز دیے جاتے ہیں، وہ سارے یہ جو بلدیاتی مسائل ہیں وہ حل کرنے میں جو ہے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لیے گزشتہ دنوں انتخابات بھی کروائے گئے ہیں، لیکن ابھی تک کراچی کے اندر باقاعدہ بلدیاتی سسٹم نے کام کرنا شروع نہیں کیا۔ تو یہ چند ایک چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی میں بہرحال کافی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی دوسرے صوبوں میں کوئی اتنی خاص پوزیشن نہیں ہے کہ وہاں یہ توقع کی جا سکے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب، خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں کوئی اپنی کارکردگی کی بنیاد پر کوئی سیٹیں حاصل کر سکے۔ ہاں، البتہ پنجاب میں کوئی 5-6 ایسی سیٹیں ہیں جو شاید ان کو مل جائیں، جو گزشتہ انتخاب میں بھی انہیں ملی تھیں۔ تو بہرحال یہ بڑا پیپلز پارٹی کے لیے ایک امتحان ہوگا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ جو اس وقت پوزیشن ہے، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک زمانے میں چاروں صوبوں کی زنجیر سمجھی جاتی تھی، قومی پارٹی تھی، لیکن آج سکڑ کے صرف صوبے کی حد تک رہ گئی ہے، اور وہ بھی سندھ صوبے تک۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، میں ذرا تھوڑا سا پس منظر میں جاؤں گا، کہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی اسیسینیشن کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید برسر اقتدار آئی، تو سب سے پہلے انہوں نے جو اپنے باپ کے رفقا تھے جو ان کے ساتھ سیاست میں تھے ان سب کو سائیڈ لائن کیا، اور اس وقت عملی طور پہ پرائم منسٹر وہ ضرور تھیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی پر ان کے زمانے میں بھی ہولڈ جو ہے وہ ان کے شوہر آصف علی زرداری کے پاس رہا۔ جب ان کی اسیسینیشن ہوئی تو اس کے بعد
मुकम्मल कंट्रोल जो है वो उनके शोहर आसिफ अली जरदारी के पास आ गया। अब आसिफ अली जरदारी जिस तरह वो चला रहे हैं, वो आपने देखा कि पहले उन्होंने पीपल्स पार्टी की कायद मोहतरमा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रुफ़ाका को साइडलाइन किया, और उसके बाद जब आसिफ अली जरदारी साहब के कंट्रोल में आए तो उन्होंने तमाम अपने सीनियर्स कारकुन जो थे उनको साइडलाइन किया। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कारकुन जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ना सिर्फ नाला हैं, बल्कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तकरीबन ला ताल्लुक हो चुके हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असासा थे उनको मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने साइडलाइन किया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान में पोजीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सूबा सिंध तक महदूद होकर रह गई है। मुस्लिम लीग नवाज ने MQM के साथ जो मुआहदा किया है उसके मुताबिक हो सकता है कि यहाँ वो सीट एडजस्टमेंट करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें मियां नवाज शरीफ कामयाबी हासिल कर सकेंगे। हाँ, अलबत्ता MQM के लिए एक राज हमवार ज़रूर हो गई है कि अगर मियां नवाज शरीफ बरसर इक़्तिदार आते हैं तो MQM को एक पार्लियामेंट में ख़ास मुकाम हासिल हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अपने वोट का ताल्लुक है तो मुस्लिम लीग नवाज ने अमेरिकन 3 कंपनियों से सर्वे करवाया है, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को पंजाब से 22 सीटें मिलने का इम्कान है, जबकि दूसरे सूबों में उन्हें 8 सीटें मिलने की उम्मीद की जा सकती है। तो गोया इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की 30 सीटें हैं, और अगर हम बलूचिस्तान की पार्टी बाप का जिक्र करें तो अगर उनकी इत्तेहाद की वजह से अगर कोई चंद सीटें उन्हें मिल जाए और MQM के साथ मिलके, तो फिर भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सिंपल मेजॉरिटी भी हासिल नहीं कर सकेगी। इंतखाबी नताइज के मुताबिक इम्कान है कि मखलूत हुकूमत बनेगी, क्योंकि कोई और जो है अभी तक जो इंतखाबी सूरत हाल है उससे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि क्या ये मखलूत हुकूमत किस तरह बनेगी। और जहाँ तक अदारों का ताल्लुक है कि अदारे भी ये चाहते हैं कि कौमी हुकूमत बनाई जाए। कौमी हुकूमत इस हवाले से ऑटोमेटिकली बन जाएगी जब मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ चंद चंद सीटें लेकर इकट्ठी अलायंस करके एक इत्तेहाद बना के और बारगेनिंग करके हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए कोई हुकूमत बनाएंगी तो यकीनन वो कौमी हुकूमत ही कहलाई जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये कौमी हुकूमत ही बनानी है, इंतखाबात के नतीजे में कौमी हुकूमत बनानी है, तो बेहतर था कि इंतखाबात ना कराए जाते। इसको चंद जो मुख्तदर अदारे हैं वो बैठकर एक टेक्नोक्रेट हुकूमत बना लेते, जिसमें तमाम सियासी जमातों के सीनियर टेक्नोक्रेट्स जो हैं, सियासतदानों में टेक्नोक्रेट्स भी हैं और आम पब्लिक में भी टेक्नोक्रेट्स हैं, तो दोनों सूरतों में वो तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी हासिल की जा सकती थी कि एक तो वो जो सियासी जमातों के अंदर टेक्नोक्रेट्स मौजूद हैं और दूसरा जो उनके हमायत याफ्ता टेक्नोक्रेट्स हैं उनको शामिल करके कौमी हुकूमत बनाई जा सकती थी, ना कि अरबों रुपया इलेक्शन पे खर्च किया जाता और यही खर्च जो पैसा था उसको अवामी फलाह बहबूद पर खर्च किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। अच्छी बात है
کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو ڈیموکریٹک ایک گورنمنٹ بنے گی، لیکن وہ میرے خیال کے مطابق ماضی کی حکومتوں کی طرح ڈلیور نہیں کر پائے گی۔ حکومت کو چاہیے، نگران حکومت کو چاہیے اور مقتدر اداروں کو چاہیے کہ فی الحال وہ اس بات پہ فوکس کریں کہ جو پاکستان کے اندر لوٹ کھسوٹ میں ملوث ہیں ان کا پہلے احتساب کریں۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے یہ دے کر اگر سیاسی جماعتوں کو دوبارہ اقتدار میں لانا ہے تو اس کا پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کو قطعی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ پہلے بھی یہ آپس میں مل کر پاکستان کو لوٹتے رہے ہیں، اور اگر مقتدر حلقوں نے اب بھی یہ موقع انہیں فراہم کیا تو یہ آئندہ بھی ایسا ہی کریں گے، جس سے پاکستان کو شدید نہ صرف نقصان پہنچے گا بلکہ انجانے خطرات کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہوتا کہ اگر سب سے پہلے احتساب ہوتا، احتساب کے بعد انتخابات کرائے جاتے۔ بے شک پاکستان کی اس وقت معاشی صورتحال بہت بگڑی ہوئی ہے اور عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ الیکشن کی ضرورت ضرور ہے، لیکن جب تک احتساب نہیں ہوگا کسی بھی الیکشن کا، نہ پاکستان کو فائدہ ہے اور نہ ہی پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آئندہ پروگرام تک ساجد ورک کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔